नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे में हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। तो चलिए पहली खबर रख देते हैं। भारत का हौसला बढ़ाने वाली ये खबर है, क्योंकि दुश्मनों की हिमाकतों का जवाब देने के लिए सेना पहाड़ी इलाकों में भी अपनी मारक क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है। चीन से सटे सिक्किम के पहाड़ी इलाके में सेना की त्रिशक्ति कोर का पराक्रम है। एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइल फायर किए गए और निशाने तबाह कर दिए गए। सिक्किम में हुए इस लाइव फायर एक्सरसाइज में त्रिशक्ति कोर ने अपनी चुस्ती, फुर्ती और सटीक हमले की ताकत दिखाई। पहाड़ी मोर्चों पर युद्ध हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां साजो सामान पहुंचाना आसान नहीं होता। लेकिन इस वॉर एक्सरसाइज में उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया जिन्हें बिना समय गंवाए मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली कारस्तानियों और चीन सीमा पर बढ़ती चुनौतियों के बीच इस अभ्यास के जरिए भारतीय सेना ने साबित कर दिया कि जरूरत पड़ी तो दुश्मनों से किसी भी मोर्चे पर आसानी से निपटा जा सकता है। इससे पहले त्रिशक्ति कोर सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का भी अभ्यास कर चुकी है। अब खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। यहाँ शिकार करने निकले बाघ को जान के लाले पड़ गए। बताया जाता है कि शिकार की तलाश में निकला टाइगर सुअर के पीछे दौड़ा और रात के अंधेरे में कुएं में जा गिरा। इसके बाद खेल पलट गया। जो बाघ शिकार करने निकला था वो जान बचाने के लिए पानी में चक्कर काट रहा था। कुएं में सुअर भी टाइगर के साथ था, लेकिन जान की फिक्र में टाइगर की भूख उड़ चुकी थी। बाघ अब कुएं के हुक में पंजा फंसाकर खुद को बचाने की राह देख रहा था। टाइगर जैसे ये बात समझ चुका था कि कुएं में लगी कुंडी ही आखिरी सहारा है, डूबने से बचना है तो इसे पकड़कर रखना होगा। कुएं में गिरा सुअर भी टाइगर को देख रहा था, लेकिन टाइगर को लेकर उसके मन का डर भी गायब हो चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब मामला लेवल प्लेइंग फील्ड वाला है। बाघ अपनी जान बचाएगा, उसे नहीं खाएगा। एक तरफ ये इम्तिहान था तो दूसरी तरफ कुएं में डूब मरने का खतरा भी बरकरार था। कुएं के मुंडेर पर तमाशबीन थे। टाइगर अगर कुएं से बाहर आता तो इन पर भारी पड़ता, लेकिन टाइगर का टाइम खराब था और वो इंसानों के इशारे पर नाच रहा था। एक इशारा हुआ तो रेस्क्यू के लिए गिराई गई खाट पर सवार हो गया। बाद में सुअर को भी इसी तरह बाहर निकाला गया। दुश्मन जब सामने खड़ा हो तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। मौत सामने खड़ी थी, दोनों दोस्त हो गए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अजमेर के नसीराबाद बस स्टैंड पर एक बड़ा हादसा टल गया। वहां रोडवेज की एक बस में अचानक आग लग गई। अजमेर से सीकर जाने वाली रोडवेज की जलती बस अपने आप चलने लगी। जलती बस को दौड़ते देख लोगों में दहशत फैल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी बस जलकर कबाड़ हो गई। गनीमत ये रही कि घटना के समय बस स्टैंड पर कोई यात्री या अन्य बसें मौजूद नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने का कारण कुछ पता नहीं पड़ पाया, क्योंकि जैसे आग लगी है हमने तो फोन आया था, मैं तुम्हें प्रवाद है, आप पहुँच गया ओके। घटना की सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। तुरंत यानी कि फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो गेल इंडिया श्रीनगर से यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उसकी सहायता से आग पर काबू पाया गया और कोई जनहानि नहीं हुई है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक शॉर्ट सर्किट या डीजल लीकेज आग लगने की वजह हो सकती है। तो कहा जाता है कि पुलिस आम लोगों की हिफाजत के लिए होती है, लेकिन पुलिस को गुस्सा आ जाए तो आम लोगों की आफत भी हो जाती है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कुछ ऐसा ही हुआ। सीधी जिले में चोरहट में डीजे पर गाना बजाया गया तो चोरहट थाने के दबंग थाना प्रभारी को गुस्सा आ गया, और गुस्सा भी ऐसा वैसा नहीं था। इतना तेज था कि पुलिस वालों ने 2 युवकों को बाल पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया। चोरहट के थाना प्रभारी की दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में थाना प्रभारी को फोन पर गुस्से में बात करते और 2 लोगों के बाल खींचकर गाड़ी में बैठाते देखा जा सकता है। चोरहट में सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी रिटायर हुए तो उनकी विदाई पार्टी चल रही थी, जिसमें डीजे भी बज रहा था। पार्टी वाली जगह पुलिस कॉलोनी के करीब थी। डीजे की तेज आवाज से भड़के चोरहट के थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने जुलूस में शामिल लोगों को रोका। इसके बाद थाना प्रभारी ने प्रकाश और आर्यन पटेल नाम के 2 युवकों को बाल पकड़कर घसीटा और उन्हें हिरासत में ले लिया।
अब पुलिस सफाई दे रही है कि चुरहट के थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा का कहना है कि डीजे बजाने वालों ने नशे में पुलिस से बदसलूकी की थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ दबंगों ने बीच सड़क पर कार रोककर बर्थडे सेलिब्रेट किया तो पूरी सरकार को फटकार लग गई। रायपुर में रायपुरा चौक के पास रात के वक्त कुछ लोगों ने सड़क पर 2 कार खड़ी कर दी और कार के बोनट पर केक काटा। केक काटने के बाद इन लोगों ने रोड पर आतिशबाजी भी की, जिससे ट्रैफिक रुक गया और राहगीरों को काफी परेशानी हुई। 30 जनवरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेट करने वालों पर मामूली सजा की बात कही। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर कोई आम नागरिक ऐसा करता है तो उसे कड़ी सजा मिलती और जेल भी जाना पड़ता, लेकिन इस मामले में सिर्फ 300 रुपए का चालान काटकर कार्रवाई पूरी कैसे कर ली गई। कोर्ट ने 300 रुपए का चालान करने वाले अफसर को सस्पेंड करने का आदेश दिया और सरकार से ये भी पूछा क्या इस तरह की घटनाओं से राज्य में कानून का शासन स्थापित हो सकता है। अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। वोटिंग से पहले आचार संहिता पर जोरदार सियासी टक्कर हो रही है। इसकी शुरुआत हुई मुख्यमंत्री आतिशी के पुलिस और बीजेपी पर इल्जामों से, जिसमें अब बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। वोटिंग से ठीक 24 घंटे पहले सीएम आतिशी की चुनाव अधिकारी के साथ बहस हो गई। आतिशी का आरोप है कि 2 लड़के आचार संहिता उल्लंघन का वीडियो बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जमकर पीटा। आतिशी का ये भी कहना है कि मैंने इस बारे में शिकायत की तो मुझ पर ही एफआईआर कर दी गई, जबकि रमेश बिधूड़ी के परिवार पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो लड़का वीडियो बना रहा था तो गांव के लड़कों की, उसको पुलिस उठा के ले गई, 20 पुलिस वाले। दिल्ली पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले दर्ज किए हैं। आतिशी और उनके समर्थकों पर एफआईआर हुई है। वहीं रमेश बिधूड़ी के भतीजे मनीष बिधूड़ी पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जब हम इनके पीछे पीछे गए तो ये दिखा कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। आरोप ये भी है कि वीडियो बना रहे दिल्ली पुलिस वालों पर आतिशी के समर्थकों ने थप्पड़ भी जड़ा है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 5 फरवरी को है, लेकिन इससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है। दावा यह है कि ये बवाना का वीडियो है, जहां पुलिस सुरक्षा में बसों से भरकर लोगों को अजमेर शरीफ भेजा जा रहा था। इस वीडियो के जरिए आरोप लगाया गया है कि बीजेपी लोगों को वोटिंग से दूर रखना चाहती है। आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब बीजेपी ने भी वीडियो से ही दिया। दिल्ली बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से त्रिनगर का एक वीडियो जारी किया। जिसमें कम उम्र के कुछ बच्चे एक खंबे में लगे होर्डिंग को डंडा मारकर तोड़ रहे हैं। ये वीडियो जारी करते हुए बीजेपी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दिल्ली में अच्छी शिक्षा देने की जगह बच्चों को गुंडागर्दी सिखाई जा रही है। जनता 5 फरवरी को इसका जवाब देगी। राजस्थान 1 करोड़ 51 लाख लोगों में से सूर्य नमस्कार करवाने वाला राज्य बन गया और उसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। राजस्थान के शिक्षा विभाग की पहल पर पूरे राज्य के स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों और आम लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। इस मुहिम में 1 करोड़ 51 लाख लोग शामिल हुए तो 1 करोड़ 33 लाख लोगों के एक साथ सूर्य नमस्कार करने का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। खास बात यह है कि पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी राजस्थान के नाम ही था। सूर्य सप्तमी से ठीक 1 दिन पहले चलाए गए इस सूर्य नमस्कार अभियान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी हिस्सा लिया। हमारे सरकारी गैर सरकारी जो विद्यालय के छात्र छात्राएं परिवार है वह सब सूर्य नमस्कार में भाग लेते हैं, लेते रहेंगे। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने पिछले साल 15 फरवरी को भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया था। उस दिन भी सूर्य सप्तमी थी। अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए राजस्थान के शिक्षा विभाग ने इस बार सूर्य सप्तमी से ठीक 1 दिन पहले सूर्य नमस्कार अभियान चलाया।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसमें मारे गए लोगों के आंकड़े को लेकर आज यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि अगर अपराध नहीं तो फिर आंकड़े क्यों छिपाए गए। अखिलेश यादव लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। महाकुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार ने पूरे इंतजाम किए थे तो ये फिर हादसा कैसे हो गया। केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है, लेकिन महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े नहीं दे रही। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस हमले का जवाब देने के लिए यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा सामने आए और कहा कि मौतों को लेकर अफवाह फैलाने के बजाय ठोस सबूत दें। सबूत है तो उसको प्रस्तुत करें, अगर सबूत नहीं है तो ये सबूत नहीं तो इस प्रकार के अफवाह फैलाने के ये एक प्रकार के दोषी हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की अव्यवस्थाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। ये भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो महाकुंभ की भव्यता दिव्यता देखने प्रयागराज पहुंचे। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश एक साथ प्रयागराज पहुंचे। एयरपोर्ट से दोनों सड़क मार्ग के जरिए संगम तट गए। इस दौरान क्रूज पर भूटान नरेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पक्षियों को दाना भी खिलाया। इतना ही नहीं, भूटान नरेश ने सीएम योगी के साथ संगम में डुबकी लगाई और पूरे विधि विधान से संगम तट पर पूजा पाठ किया और मां गंगा की आरती भी उतारी। संगम में डुबकी लगाने के लिए कल प्रधानमंत्री मोदी भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। पीएम कल सुबह 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। महाकुंभ के दौरे के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि और भी पूरे देश के ही नहीं दुनिया भर के सनातनी प्रेरित हो रहे होंगे। कल पीएम महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे तो 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाएंगी। बात अब वक्फ संशोधन बिल की। इस पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट संसद में जल्द ही पेश कर दी जाएगी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस बिल से वक्फ को ही फायदा होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। वक्फ संशोधन बिल पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार जबरदस्ती पास कराती है तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। जेपीसी के सदस्य असुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि नया कानून बनाकर केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनना चाहती है। जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है सरकार उसको छीनना चाह रही है, जिसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, खानका भी है, कब्रिस्तान भी है। हालांकि वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि जिसे ऐतराज है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जो हमने रिपोर्ट दिया और जो कानून बनेगा उसको सुप्रीम कोर्ट भी इंडोर्स करेगी। अब उत्तराखंड के बाद गुजरात भी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में। सरकार ने इसके लिए बाकायदा समिति बना दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने की आज घोषणा की। ये समिति सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में काम करेगी और 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति में रिटायर्ड IAS अधिकारी CL मीणा, वरिष्ठ वकील RC कोडेकर, पूर्व वाइस चांसलर दक्षित ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं। सुप्रीम कोर्टના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ શ્રીમતી રંજના દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં એક કમિટીની રચના કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે। बीजेपी ने अपने 2022 के चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही थी। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए समिति गठित कर दी गई है। ये समिति समान नागरिक संहिता के बारे में जनता से सुझाव मांगेगी। इसके बाद समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार इसे लागू करने पर फैसला लेगी। प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को 2 दिनों के लिए अमेरिका के दौरे पर जाएंगे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच साझा हितों से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये मुलाकात 13 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में हो सकती है। माना जा रहा है कि दोनों नेता जब आमने सामने होंगे तो साझा हितों से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत होगी। इनमें व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत करने, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और तकनीक के क्षेत्र में भारत अमेरिका की साझेदारी जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। लेकिन खास फोकस व्यापार और रक्षा पर रह सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम मोदी के सम्मान में रात्रि भोज दे सकते हैं। अमेरिका पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में एआई सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां से 12 फरवरी की शाम वो अमेरिका जाएंगे और 14 फरवरी तक वॉशिंगटन में रहेंगे। इनकम टैक्स के बाद अब टोल पर भी बड़ी राहत मिल सकती है। इसे लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा इशारा किया है। देखो, एक स्कूटर 24 या 26 किलोमीटर चलती है दिन में, एक कार 100 किलोमीटर चलेगी। रात को आके भी मेरे घर बाहर में लगा है गाड़ी चार। एनडीटीवी इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार जल्द ही एक ऐसी स्कीम लाने जा रही है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जब उनसे पूछा गया क्या सरकार टोल खत्म करने या कम करने वाली है, इस पर गडकरी ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि कुछ ही दिनों में लोगों की टोल वाली नाराजगी दूर हो जाएगी। सोशल मीडिया उस पर कई तरह के मीम चलते हैं, तो वित्त मंत्री जी के बारे में भी चलते थे और आपके बारे में भी, क्योंकि टोल को लेकर चलता है। तो लोग कह रहे हैं कि चलो इनकम टैक्स में तो रिलीफ मिल गया, अब टोल में भी रिलीफ मिल जाए तो गंगा नहाए। जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, कैसे? हमारा अध्ययन पूरा हो गया है और हम जल्दी ऐसी स्कीम लाएंगे कि सब लोगों को टोल से एक प्रकार से उनकी तकलीफें खत्म हो जाएगी। तो टोल खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा या टोल तो नहीं अभी देना? मैं कुछ बताऊंगा नहीं आपको, पर मैं जल्दी ही ये स्कीम जाहिर करके हम इसको खत्म करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और नए सिरे से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इसी के साथ पूरा लाहौल स्पीति घाटी ठंड के प्रकोप से जकड़ गई और मौसम विभाग की वो भविष्यवाणी भी सच हो गई जो उसने प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी को लेकर की थी। लाहौल स्पीति में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते घाटी में किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए लाहौल स्पीति पुलिस ने सैलानियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। पुलिस ने कहा कि लोग बिना वजह घर से ना निकलें, सफ़र तभी करें जब ज़्यादा ज़रूरी हो। दरअसल सड़क पर जमी बर्फ के चलते गाड़ियों के फिसलने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए जगह जगह पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। अगर ज़्यादा बर्फबारी हुई तो गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी जाएगी। जनवरी में लाहौल स्पीति में हल्की बर्फबारी हुई थी, जिसके चलते फसलों को नुकसान का खतरा था, लेकिन बर्फबारी किसानों के लिए खुशी का पैगाम ला सकती है। लोगों का कहना है कि अगर ये बर्फबारी थोड़ा पहले होती तो फसलों के लिए और भी बेहतर होता, टूरिज्म सेक्टर को भी फायदा होता। बर्फीली आंधी ने चीन के होश उड़ा दिए। उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया ऑटोनोमस एरिया में हाईवे पर बर्फ से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। इसके बाद -26 डिग्री पारे के बीच रेस्क्यू टीम का एक्शन भी शुरू हो गया। इस रेस्क्यू टीम ने बर्फीली आंधी के बीच इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन के जिलीगोल लीग में पहुंचना था, लेकिन जाम रास्ते और खराब मौसम के चलते इनकी गाड़ी ने भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद रेस्क्यू टीम पैदल ही आगे बढ़ी। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बर्फ में फंसी जिन गाड़ियों को रस्से से खींचना संभव था, उन्हें रस्सियों की मदद से खींचा गया। जिन गाड़ियों के पहिए बर्फ में ज़्यादा गहराई में फंसे थे, उन्हें निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। औजारों की मदद से पहले पहिए के नीचे फंसी बर्फ हटाई गई। करीब 1 घंटे से ज़्यादा देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गाड़ियों को निकाला जा सका। तब ट्रैफिक जाकर खुला। और अब बात रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की, जिसमें रूस ने यूक्रेन की वायुसेना को बड़ी चोट पहुंचाई है। रूस ने यूक्रेन के फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन के खिलाफ इस कार्रवाई को रूस ने आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया और कहा कि यूक्रेन ने खार्कोव और
अवदीवका सहित कई इलाकों में सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन की फौज ने डोनेस्क, जेपोरिजिया और खेरसोन में भी हमले की कोशिश की है, जिसे नाकाम करते हुए रूस ने यूक्रेन के फाइटर जेट, बख्तरबंद गाड़ियों और करीब 200 ड्रोन तबाह कर दिए। रूस ने दावा किया कि अमेरिकी हाईमार्स रॉकेट्स और फ्रांस के हैमर गाइडेड बम का भी यही हाल हुआ। खास बात यह है कि जंग में बढ़त हासिल करने का दावा यूक्रेन की तरफ से भी किया जा रहा है। यूक्रेन ने बताया कि सिर्फ एक दिन में रूस की फौज से 53 जगह भिड़ंत हुई, जिसमें यूक्रेनी मिसाइल और तोपखानों ने रूस के सैटेलाइट सेंटर और हथियार के गोदाम समेत कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद में ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले का दावा किया है।